नमस्कार। 10 दिवसीय ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज 7वीं क्लास है। आज हम मैच मेकिंग कैसे करते हैं उसकी स्टेप बाय स्टेप विधि आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि मैच मेकिंग ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण विषय है। एक एस्ट्रोलॉजर को इसमें निपुण होना चाहिए, क्योंकि एक तो एस्ट्रोलॉजर द्वारा दिए गए परामर्श पर न केवल दो व्यक्तियों वरन दो परिवारों का भविष्य निर्भर करता है। इसके अलावा एक एस्ट्रोलॉजर की योग्यता को दूसरा एस्ट्रोलॉजर भी इस अवसर पर मापने का प्रयास करता है। कारण यह है कि वर पक्ष का एस्ट्रोलॉजर अलग होता है और वधू पक्ष का एस्ट्रोलॉजर अलग होता है। आप किसी एक पक्ष को मैच मेकिंग के संबंध में जब कंसल्टेशन देते हैं तो आप द्वारा दी गई कंसल्टेशन रिपोर्ट दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाती है, जिसमें कमियां निकालना वह अपना अधिकार समझता है। इसलिए इसमें जरा सी चूक होना या सतही ज्ञान का प्रदर्शन होना कई बार विश्वास में कमी अथवा अपयश का कारण बन जाती है। तो आइए सीखते हैं मैच मेकिंग कैसे करते हैं। वस्तुतः भावी दाम्पत्य जीवन सुखद रहे, इसके लिए मैच मेकिंग की जाती है। सही मैच मेकिंग के 3 भाग या चरण हैं। पहला है अष्टकूट गुण मिलान, दूसरा चरण है मंगल दोष और तीसरा चरण है कुंडली मिलान। एक अच्छे मैच मेकिंग रिपोर्ट में ये तीनों ही अवश्य होने चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं अष्टकूट गुण मिलान पर। अष्टकूट गुण मिलान में वर और वधू के मध्य उनकी जन्म राशि और नक्षत्र के आधार पर 8 कूट या मानक या मापदंडों से परस्पर तालमेल देखा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये 8 कूट या मापदंड कौन से हैं? तो उत्तर भारत में प्रचलित 8 कूट हैं। पहला है वर्ण, दूसरा है वश्य, तीसरा तारा, चौथा योनि, 5वां ग्रह मैत्री कूट, 6वां है गणकूट, 7वां है भकूट और 8वां है नाड़ी कूट। इन 8 कूटों को उनकी महत्ता या वेटेज के आधार पर अंक दिए गए हैं, जिन्हें गुण कहा जाता है। प्रत्येक कूट के गुण 1 से आरंभ करते हुए 8 तक हैं और सभी का योगफल 36 है। यानी अष्टकूट मिलान के अंतर्गत कुल 36 गुण होते हैं, जिसमें वर्ण का अधिकतम गुण 1, वश्य कूट का 2, तारा कूट के 3, योनि कूट के 4, ग्रह मैत्री के 5, गणकूट के लिए 6, भकूट के लिए 7 और नाड़ी कूट के लिए 8 गुण होते हैं। इन सब का टोटल करें तो 36 प्राप्त होता है। वर और वधू के अष्टकूट गुण मिलान में यदि आधे से अधिक यानी 18.5 या उससे अधिक गुण मिलते हैं तो मिलान मान लिया जाता है। परंतु इन संबंध में यह भी शर्त है कि महादोषों में से कोई ना हो तो उसका परिहार हो रहा हो। अगर कोई दोष है तो उसका परिहार हो रहा हो। ये महादोष है गण दोष, भकूट दोष और नाड़ी दोष। हालांकि कुछ विद्वान ग्रह मैत्री दोष को भी इसमें शामिल करते हैं। इनके परिहार भी हैं, यानी अपवाद की परिस्थितियां भी हैं। उन पर हम आगे चर्चा करेंगे। अष्टकूट वर और वधू की जन्म राशि और जन्म नक्षत्र पर आधारित होते हैं। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है वह जन्म राशि और चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है वह जन्म नक्षत्र होता है। वर्णकूट, वश्य, ग्रह मैत्री और भकूट ये 4 कूट जन्म राशि पर आधारित हैं, जबकि तारा, योनि, गण और नाड़ी कूट ये 4 जन्म नक्षत्र पर आधारित हैं। जन्म राशि आधारित कूटों के गुण केवल 15 हैं और जन्म नक्षत्र आधारित कूटों के गुण 21 हैं। इस प्रकार अष्टकूट गुण मिलान में जन्म नक्षत्र को तुलनात्मक रूप से अधिक महत्व दिया गया है। अब एक एक कूट की चर्चा करते हैं। सबसे पहले है वर्णकूट। वर्णकूट राशि आधारित कूट है। इसका गुण 1 है, यानी वर्णकूट का मिलान हो रहा है तो 1 गुण प्राप्त होगा, अन्यथा वर्णकूट में 0 प्राप्त होगा। ज्योतिष में राशियों को 4 वर्णों में विभक्त किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मीन राशि से आरंभ करते हुए क्रम से वर्ण होते हैं, यानी मीन का वर्ण ब्राह्मण, मेष का क्षत्रिय, वृषभ का वैश्य और मिथुन का शूद्र वर्ण होता है। पुनः आगे
कर्क का ब्राह्मण, सिंह का क्षत्रिय, कन्या का वैश्य और तुला का शूद्र होता है। इसी तरह 12 राशियों के वर्ण होते हैं। राशियों के आधार पर देखें तो पहली, पांचवी, नौवीं राशियां यानी मेष, सिंह और धनु राशियों का वर्ण क्षत्रिय होता है। दूसरी, छठवीं और 10वीं राशियां यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि का वर्ण वैश्य होता है। तीसरी, 7वीं और 11वीं राशि यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि का वर्ण शूद्र और चौथी, 8वीं और 12वीं राशि यानी कर्क, वृश्चिक और मीन का वर्ण ब्राह्मण होता है। श्रेष्ठता के क्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण माने गए हैं। यानी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, उसके बाद क्षत्रिय और उसके बाद वैश्य और अंत में शूद्र वर्ण माना गया है। वर्णकूट मिलाने का आधारभूत नियम यह है कि वधू का वर्ण वर के वर्ण के समान होना चाहिए अथवा निम्न होना चाहिए, तभी वर्णकूट मिलान में एक गुण प्राप्त होता है। यदि वधू का वर्ण वर के वर्ण से श्रेष्ठ होता है तो 0 मिलेगा। स्क्रीन पर वर्णकूट मिलान की तालिका दी गई है। इस तालिका में कॉलम में वर के लिए वर्ण लिखे गए हैं, तो वहीं पंक्ति में वधू के वर्ण हैं। वर का वर्ण यदि ब्राह्मण है तो सदैव वर्णकूट मिलान में 1 गुण प्राप्त होता है। इसी प्रकार वधू का वर्ण यदि शूद्र है तो वर्णकूट मिलान में सदैव 1 अंक प्राप्त होगा। क्षत्रिय वर्ण का वर क्षत्रिय अथवा उससे निम्न वर्ण वैश्य और शूद्र वर्ण की वधू से विवाह करता है, तब उसे वर्णकूट मिलान में 1 गुण मिलेगा। ब्राह्मण से करने पर 0 प्राप्त होगा। वैश्य वर्ण के वर के लिए वैश्य अथवा शूद्र वर्ण की वधू के साथ मिलान होने पर 1 अंक प्राप्त होगा। ब्राह्मण और क्षत्रिय के साथ उसे 0 मिलेगा। इसी तरह तालिका में देखा जा सकता है। मूल सिद्धांत वही है कि वधू का वर्ण वर के वर्ण के समान अथवा निम्न होना चाहिए। वर्णकूट के बाद आता है वश्यकूट। वश्यकूट भी राशि आधारित कूट है और इसके लिए अधिकतम 2 गुण निर्धारित किए गए हैं। राशियों को 5 वश्य वर्गों में विभक्त किया गया है। ये वर्ग हैं द्विपद, चतुष्पद, जलचर, कीट और वनचर। द्विपद का अर्थ है वे प्राणी जिनके 2 पैर हैं, यानी मनुष्य। इस प्रकार द्विपद वे राशियां हैं जिनके प्रतीक चिन्हों में मनुष्य की आकृति होती है। प्रतीक चिन्हों को ध्यान से देखें तो मिथुन, कन्या, तुला, धनु का पूर्वार्ध और कुंभ इन राशियों के प्रतीक चिन्हों में मनुष्य हैं। धनु का पूर्वार्ध इसलिए क्योंकि उसमें 2 आकृतियां हैं। आगे पुरुष है जो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाए हुए है और पीछे एक घोड़ा है, इसलिए धनु का पूर्वार्ध द्विपद और धनु का उत्तरार्ध चतुष्पद माना जाता है। यदि जातक के जन्म के समय चंद्रमा धनु राशि में 0 से 15 अंश तक हो तो उसकी राशि द्विपद होगी, और यदि 15 से 30 अंश के बीच हो तो उसकी राशि चतुष्पद होगी। चतुष्पद राशियां हैं मेष, वृषभ, धनु का उत्तरार्ध और मकर का पूर्वार्ध। मकर राशि के चिन्ह को ध्यान से देखें तो उसमें आगे मृग यानी हिरण है और पीछे मगरमच्छ, इसलिए मकर राशि का पूर्वार्ध चतुष्पद राशि माना जाता है। चतुष्पद वे राशियां हैं जिनके प्रतीक चिन्हों में 4 पैर वाले प्राणी यानी पशु दिखाई देते हैं। सिंह राशि में भी सिंह 4 पैर वाला प्राणी है, परंतु उसे चतुष्पद में शामिल ना करते हुए वनचर में शामिल किया गया है। वनचर में केवल एक ही राशि है, वह है सिंह। जहां तक जलचर राशियों का प्रश्न है तो वे राशियां जिनके प्रतीक चिन्हों में जलीय प्राणी दिखाई देती हैं वे जलचर राशियां हैं। इस प्रकार की राशियों में कर्क, मकर का उत्तरार्ध और मीन राशियां हैं। वृश्चिक राशि को कीट के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस तरह वर और वधु की राशियों के वश्य वर्ग द्विपद, चतुष्पद, जलचर, कीट और वनचर निर्धारित किए जाते हैं और उसके बाद दोनों का मिलान स्क्रीन पर दी गई तालिका के आधार पर होता है। वर और वधु के समान वश्य वर्ग हो तो पूर्ण गुण यानी 2 गुण प्राप्त होते हैं। यदि वश्य वर्ग में मित्रता हो तो 1 गुण मिलता है, जैसे द्विपद और चतुष्पद।
जलचर और चतुष्पद। यदि वश्य वर्ग में मित्रता तो है परंतु एक के लिए दूसरा भक्ष्य भी है तो आधा गुण मिलता है, जैसे द्विपद के लिए जलचर। वश्य वर्ग में परस्पर शत्रुता हो तब शून्य प्राप्त होगा, जैसे द्विपद और वंचर या चतुष्पद और वंचर। बाकी तालिका में देखकर वश्य कूट मिलान कर लेना चाहिए। तीसरा कूट है ताराकूट। यह जन्म नक्षत्र पर आधारित है और इसमें अधिकतम 3 गुण मिलते हैं और न्यूनतम 1.5 गुण प्राप्त होता है। यह एकमात्र कूट है जिसमें शून्य प्राप्त नहीं होता। इसे समझते हैं कि क्यों शून्य प्राप्त नहीं होता। सबसे पहले ताराएं समझते हैं। ज्योतिष में 9 ताराएं हैं जिनके नाम है जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मैत्र और अति मैत्र। ये ताराएं अपने नाम के अनुरूप फल देती हैं। इस प्रकार 3 ताराएं अशुभ हैं और 6 ताराएं शुभ हैं। अशुभ ताराओं में विपत, प्रत्यरि और वध तारा हैं, जबकि शुभ ताराओं में जन्म, संपत, क्षेम, साधक, मैत्र और अति मैत्र हैं। ताराकूट के अंतर्गत वर के नक्षत्र से वधु के नक्षत्र तक गणना की जाती है और जो तारा आती है उसे नोट कर लिया जाता है। इसी प्रकार वधु के नक्षत्र से वर के नक्षत्र की गणना की जाती है और जो तारा आती है उसे नोट कर लिया जाता है। गणना में जन्म नक्षत्र से आरंभ करते हैं और उसके बाद बढ़ते क्रम में जन्म, संपत, विपत, क्षेम आदि क्रम से अति मैत्र तक काउंट करते जाते हैं। उसके बाद पुनः जन्म से आरंभ करते हुए आगे तक काउंट किया जाता है। इस तरह जन्म नक्षत्र से 10वां नक्षत्र और पुनः 19वां नक्षत्र जन्म तारा होता है। यदि वर के जन्म नक्षत्र से वधु के जन्म नक्षत्र तक काउंट करने पर शुभ तारा आती है और वधु के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक काउंट करने पर भी शुभ तारा आती है तो ताराकूट में 3 गुण प्राप्त होते हैं। यदि दोनों प्रकार से काउंट करने पर एक तारा शुभ और एक तारा अशुभ आती है तो 1.5 गुण यानी 1.5 गुण प्राप्त होता है। दोनों ताराएं कभी भी अशुभ नहीं होती, इसलिए यही एक ऐसा कूट है जिसमें शून्य प्राप्त नहीं होता। स्क्रीन पर ताराकूट की तालिकाएं दी गई हैं और उसके बाद दूसरी तालिका तारा गुणांकन की है जिसमें जन्म ताराओं से 3 गुण, संपत और अति मैत्र ताराओं से 3 गुण, बाकी विपत और मैत्र तथा क्षेम और वध तथा प्रत्यरि और साधक ताराओं से 1.5 गुण प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनमें एक तारा शुभ और एक तारा अशुभ होती है। इन 5 युग्मों के अलावा अन्य कोई तारा युग्म नहीं बनता। तारा ज्ञात करने के लिए वधु के नक्षत्र तक काउंट करें। जो संख्या आती है यदि वह 9 से अधिक है तो उसमें 9 का भाग लगाएं और जो शेष बचे उस क्रम से तारा होती है, उस क्रम की तारा होती है। मान लीजिए वर का नक्षत्र है श्रवण और वधु का नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुन। श्रवण से पूर्वा फाल्गुनी तक गणना करने पर वह 17वां नक्षत्र आता है। 17 में 9 का भाग देने पर भागफल 1 और शेषफल 8 बचता है। इस तरह 8वीं तारा हुई जो कि मैत्र है। अब आते हैं वधु के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी से वर के नक्षत्र श्रवण तक काउंट करते हैं। पूर्वा फाल्गुनी से गणना करने पर श्रवण नक्षत्र 12वां नक्षत्र है। इसमें 9 का भाग लगाया तो भागफल 1 और शेषफल 3 प्राप्त हुआ। इस तरह तीसरी तारा यानी विपत तारा हुई। क्योंकि मैत्र तारा शुभ है और विपत तारा अशुभ है, इस तरह उनके ताराकूट मिलान में 1.5 गुण ही प्राप्त होंगे। चौथा कूट है योनि कूट। यह भी जन्म नक्षत्र पर आधारित है और इसमें अधिकतम 4 गुण प्राप्त होते हैं। 27 नक्षत्रों को 14 योनि वर्गों में विभाजित किया गया है। योनि वर्ग एक प्रकार से प्राणी वर्ग है। इस तरह 13 योनि वर्गों के लिए 2-2 नक्षत्र हैं और नकुल योनि वर्ग के लिए केवल 1 नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है। 14 योनि वर्ग हैं अश्व, गज, मेष, सर्प, श्वान, मार्जार, मूषक, गऊ, महिष, व्याघ्र, मृग, नकुल और सिंह। यहां भी आपसी संबंधों के आधार पर गुण प्राप्त होते हैं। समान योनि वर्ग में 4 गुण, परस्पर मित्र योनि वर्ग में 3 गुण,
सम संबंधों में 2 गुण या 1 गुण तथा परस्पर शत्रु में 0 गुण मिलता है। स्क्रीन पर योनि गुणांकन तालिका दर्शाई गई है। इस प्रकार की तालिका के आधार पर योनि गुण निर्धारित होता है। अब आते हैं ग्रह मैत्री पर। यह 5वां कूट है और जन्म राशि पर आधारित है। कूट का नाम है ग्रह मैत्री। अब प्रश्न उठता है कि किन ग्रहों में मैत्री की बात की जा रही है। वस्तुतः इसमें जन्म राशि के स्वामियों की मैत्री को देखा जाता है। वर की जन्म राशि का स्वामी और वधु की जन्म राशि के स्वामियों के बीच नैसर्गिक मैत्री संबंध कैसा है, उसके आधार पर गुणों की प्राप्ति होती है। यदि समान राशि स्वामी हैं तो 5 गुण, परस्पर मित्र हैं तो भी 5 गुण मिलते हैं। एक मित्र है दूसरा सम है तो 4 गुण मिलेंगे। दूसरी ओर एक मित्र है और दूसरा शत्रु तो केवल 1 गुण मिलेगा। एक सम है दूसरा शत्रु तो 0.5 गुण यानी आधा गुण प्राप्त होता है। यदि दोनों ही परस्पर शत्रु हैं तो 0 गुण प्राप्त होता है। सूर्य और चंद्रमा परस्पर मित्र हैं, इसलिए 5 सूर्य और शनि परस्पर शत्रु हैं तो 0 गुण प्राप्त होता है। स्क्रीन पर ग्रह मैत्री गुणांकन तालिका दी गई है, उसके आधार पर इसे देखा जा सकता है। ग्रह मैत्री अत्यधिक महत्वपूर्ण कूट है। इससे न केवल 5 या 4 गुणों की प्राप्ति होती है वरन अन्य अनेक दोष भी प्रभावहीन हो जाते हैं। ग्रह मैत्री होने पर वर्ण दोष, योनि दोष, गण दोष और भकूट दोष आदि प्रभावहीन हो जाते हैं। इसलिए ग्रह मैत्री को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि इसका परिहार भी है। यदि ग्रह मैत्री दोष हो परंतु भकूट मिलान हो रहा हो तो भी ग्रह मैत्री दोष प्रभावहीन हो जाता है। एक परिहार और भी मिलता है जिसमें कहा गया है कि वर और वधु के नवांश कुंडलियों में चंद्रमा जिस नवांश राशि पर हो, यदि उनके स्वामियों में मित्रता हो तो ग्रह मैत्री दोष प्रभावहीन हो जाता है। मान लीजिए वर की राशि सिंह और वधु की राशि तुला है। इस प्रकार वर का राशि सूर्य है और वधु का जन्म राशि शुक्र है। दोनों में परस्पर शत्रुता है। ऐसी स्थिति में मिलान नहीं हो रहा, परंतु नवांश में वर का चंद्रमा मेष में तथा वधु का चंद्रमा वृश्चिक नवांश में है, तो दोनों का चंद्र नवांशेष एक ही ग्रह मंगल होने के कारण ग्रह मैत्री दोष प्रभावहीन या समाप्त हो जाता है। ग्रह मैत्री के बाद आते हैं 6वें कूट पर, जो है गणकूट। गणकूट जन्म नक्षत्र पर आधारित है और इसके लिए 6 गुण निर्धारित हैं। नक्षत्रों को 3 गणों में विभक्त किया गया है। ये 3 गण हैं देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। देवगण के नक्षत्र हैं अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण और रेवती। जहां तक मनुष्यगण के नक्षत्रों का प्रश्न है तो इसमें शामिल हैं भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद। इस प्रकार मनुष्यगण में तीनों पूर्वा और तीनों उत्तरा के साथ साथ भरणी, रोहिणी और आर्द्रा नक्षत्र शामिल किए गए। राक्षस गण के अंतर्गत कृतिका, अश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा और शतविषा नक्षत्र आते हैं। इस तरह 9 नक्षत्र तीनों गणों के हैं। समान गण हो तो 6 गुण प्राप्त होते हैं। देवगण का वर हो और मनुष्य गण की वधु हो तो 5 गुण। वर का राक्षस गण हो और वधु देवगण की हो तो 1 गुण मिलता है। वर का राक्षस गण और वधु मनुष्य गण की हो तो 0। इसी प्रकार वर का देवगण और वधु का राक्षस गण हो तो भी 0 प्राप्त होता है। वर मनुष्य गण और वधु राक्षस गण की हो तो भी 0 मिलता है। स्क्रीन पर गुणांकन की तालिका दी गई है। गणकूट महाकूट के अंतर्गत आता है। यह ना मिले तो महादोष माना जाता है। यदि गणकूट में 0 या 1 गुण मिल रहा हो तो इसे दोष कारक माना जाता है। महादोष होने के कारण इसका परिहार होना आवश्यक है। यदि गणकूट का मिलान ना हो रहा हो और ना ही उसका परिहार हो रहा हो तब 18 से ज्यादा गुण मिलने पर भी विवाह ना करने की सलाह दी जाती है। यानी ऐसी स्थिति में विवाह नहीं करना चाहिए।
गणकूट का परिहार होना आवश्यक है। ग्रह मैत्री होने पर गण दोष का परिहार हो जाता है, यानी गण दोष प्रभावहीन हो जाता है। अब आते हैं भकूट पर। भ कहते हैं राशि को, और यह राशि कौन सी है? राशि है वर और वधु की जन्म राशि। इस प्रकार भकूट वर और वधु की जन्म राशियों पर आधारित कूट है। भकूट के अंतर्गत देखा जाता है कि वर की राशि से भकूट की राशि कौन से क्रम की है। इसी प्रकार वधु की राशि से वर की राशि का क्रम भी देखा जाता है। यदि वर की राशि से वधु की राशि अथवा वधु की राशि से वर की राशि द्वितीय द्वादश अथवा पंचम नवम या षष्ठ अष्टम है तो दोषपूर्ण होता है। द्वितीय द्वादश को द्विर्द्वादश दोष कहते हैं। मान लीजिए वर की राशि मेष और वधु की राशि वृषभ है, तो मेष राशि से गणना करने पर वधु की राशि वृषभ द्वितीय आती है, तथा वधु की राशि वृषभ से वर की राशि मेष तक गणना करने पर वह 12वें क्रम पर आती है। यही द्विर्द्वादश योग है, यह अशुभ होता है। इसी प्रकार यदि वर की राशि मेष और वधु की राशि सिंह है तो पंचम नवम दोष या नवम पंचम दोष कहलाता है, क्योंकि इसमें वर की राशि से वधु की राशि 5वीं तथा वधु की राशि से वर की राशि 9वीं होती है। वर और वधु की राशियों के अंतर्गत नवम पंचम स्थिति भी दोष कारक है। तीसरी दोष कारक स्थिति है 6 और 8 की, जिसे षष्ठक दोष कहा जाता है। वर की राशि मेष और वधु की राशि कन्या है, तो वर की राशि से वधु की राशि कन्या तक काउंट करने पर 6 आता है। इसी प्रकार वधु की राशि कन्या से वर की राशि मेष तक काउंट करने पर 8 आता है। यही 6, 8 या षष्ठक दोष है। यह सर्वाधिक अशुभ फलप्रद है। इन तीनों दोष कारक स्थितियों में भकूट के अंतर्गत शून्य प्राप्त होता है। अन्य स्थितियां शुभ मानी जाती हैं और उनमें भकूट के अंतर्गत 7 गुण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार भकूट में या तो 7 गुण मिलेंगे अथवा शून्य, बीच की कोई स्थिति नहीं है। भकूट भी महाकूटों के अंतर्गत शामिल है, इसलिए भकूट दोष महादोष माना जाता है। यदि गुण मिलान में भकूट दोष आ रहा हो तो उसका परिहार ना हो रहा हो तो 18 से अधिक गुण प्राप्त होने पर भी विवाह करने की सलाह नहीं दी जाती। अब प्रश्न उठता है कि भकूट दोष का परिहार कैसे होगा। इसके 2 परिहार हैं। पहला है यदि वर और वधु की राशि के स्वामी एक हों अथवा दोनों में मित्रता हो तो भकूट दोष प्रभावहीन हो जाता है। उदाहरण के लिए वर की राशि मेष और वधु की राशि वृश्चिक है तो इसमें षष्ठक दोष बनता है, परंतु दोनों के राशि स्वामी एक ही हैं, इसलिए भकूट दोष का परिहार हो जाता है। इसी प्रकार की षष्ठक स्थिति शुक्र की राशि वृषभ और तुला में भी बनती है। शनि की राशियों मकर और कुंभ में द्विर्द्वादश स्थिति बनती है। वर और वधु की राशियां क्रम से मकर और कुंभ हैं तो उस स्थिति में द्विर्द्वादश दोष होता है और वह भी राशि स्वामी एक होने के कारण समाप्त होता है। इसी प्रकार मित्रता के आधार पर भी भकूट दोष प्रभावहीन होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि यदि ग्रह मैत्री मिलान हो रहा हो तो भकूट दोष प्रभावहीन हो जाता है। दूसरा परिहार है कि दोनों के चंद्र नवांशेषों में ग्रह मैत्री हो तो भकूट दोष प्रभावहीन हो जाता है। यानी कि चंद्रमा नवांश कुंडली में जिस राशि में हो, वर और वधु की कुंडली में उनके स्वामियों में यदि मित्रता हो तो चंद्र नवांशेषों में ग्रह मैत्री के कारण भकूट दोष प्रभावहीन हो जाता है। अब आते हैं अंतिम कूट पर, जो है नाड़ी कूट। गुणों के आधार पर यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कूट है, क्योंकि इसके लिए सर्वाधिक गुण निर्धारित हैं। नाड़ी कूट में 8 गुण होते हैं। यह भी जन्म नक्षत्र पर आधारित कूट है। जन्म नक्षत्रों को 3 नाड़ियों में विभक्त किया गया है। ये नाड़ियां हैं आद्य, मध्य और अंत्य। आद्य, मध्य और अंत्य। अश्विनी नक्षत्र से आरंभ करते हुए सीधे क्रम में और फिर उल्टे क्रम में, उसके बाद पुनः सीधे क्रम में और फिर उल्टे क्रम में नाड़ियां होती हैं। अश्विनी की आद्य, पर्णी की मध्य, कृत्तिका की अंत्य नाड़ी है। यह तो हुआ सीधा क्रम। उसके बाद उल्टा क्रम आता है जिसमें क्रम है अंत्य, मध्य और आद्य। इस प्रकार रोहिणी की अंत्य, मृगशिरा की मध्य और आर्द्रा की आद्य नाड़ी होती है। उसके बाद सीधा क्रम आएगा। आर्द्रा के बाद पुनर्वसु की आद्य,
पुष्य की मध्य और अश्लेषा की अंत्य नाड़ी होती है। इसी तरह अन्य नक्षत्रों की नाड़ियां देखी जा सकती हैं। सुविधा के लिए स्क्रीन पर नाड़ी बोधक चक्र दिया गया है। विवाह के संदर्भ में वर और वधू की नाड़ियां एक नहीं होनी चाहिए। यदि दोनों की नाड़ियां एक हैं तो यह नाड़ी दोष होता है। भिन्न नाड़ी होने पर 8 गुण और दोनों की एक नाड़ी होने पर 0 प्राप्त होता है। इसी तरह नाड़ी कूट में भी या तो 8 गुण मिलेंगे या 0 गुण की प्राप्ति होती है। हाँ, नाड़ी कूट भी महाकूट है, इसलिए जब नाड़ी दोष होता है तो 18 से अधिक गुण प्राप्त होने पर भी विवाह नहीं करने की सलाह दी जाती है। यहां ध्यान दें, यदि वर और वधू का एक ही नक्षत्र होता है तो 36 में से 28 गुण प्राप्त होते हैं तो भी विवाह नहीं करने की सलाह दी जाती है। यह 28 गुण अन्य कूटों के निर्देश होने पर भी प्राप्त होते हैं। जब एक ही राशि और एक नक्षत्र होगा तो वर्ण, वश्य, योनि आदि से लेकर भकूट तक सभी में पूर्ण गुण प्राप्त होंगे और इस तरह उनका टोटल 28 गुण हो जाता है। परंतु इन सब पर नाड़ी दोष भारी होता है और नाड़ी दोष होने के कारण विवाह नहीं करने की सलाह दी जाती है। घबराएं नहीं, नाड़ी दोष के परिहार भी मौजूद हैं जिनके आधार पर नाड़ी दोष प्रभावहीन हो जाता है। नाड़ी के परिहारों को समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से सुने। इसके 2 परिहार हैं। पहला परिहार कहता है कि एक राशि और भिन्न नक्षत्र होने पर नाड़ी दोष प्रभावहीन हो जाता है। एक राशि और भिन्न नक्षत्र होने पर नाड़ी दोष प्रभावहीन हो जाता है। उदाहरण के लिए वर का नक्षत्र कृत्तिका का तृतीय चरण है और वधू का नक्षत्र रोहिणी है। तब दोनों की नाड़ियां अंत्य हैं, इसलिए नाड़ी दोष हो रहा है, परंतु यह प्रभावहीन होगा क्योंकि यहां दोनों की राशि वृषभ ही है। ऐसी स्थिति में नाड़ी दोष प्रभावहीन हो जाएगा। नाड़ी दोष तब लगता है जब राशियां अलग अलग हो और नक्षत्र भी अलग अलग हो। यदि यहां वर का नक्षत्र कृत्तिका का प्रथम चरण होता जो कि मेष राशि में है, तब नाड़ी दोष का परिहार नहीं हो पाता क्योंकि उस समय दोनों की राशियां अलग अलग होंगी और नक्षत्र तो अलग अलग है ही। यहां हमने देखा कि नक्षत्र चरण बदलने से ही नाड़ी दोष का परिहार हो गया। जब दोनों की राशियां एक हो और नक्षत्र भिन्न भिन्न हो तब नाड़ी दोष प्रभावहीन होता है। दूसरा परिहार नियम कहता है कि यदि एक नक्षत्र हो और भिन्न राशियां हो तो नाड़ी दोष प्रभावहीन हो जाता है। अब पहले ही उदाहरण को लेते हैं। मान लीजिए कि वर और वधू का जन्म नक्षत्र कृत्तिका ही है, परंतु वर का जन्म नक्षत्र कृत्तिका के प्रथम चरण में हुआ है और वधू का जन्म कृत्तिका के तृतीय चरण में हुआ है। ऐसी स्थिति में वर की राशि मेष होगी और वधू की राशि वृषभ होगी। यहां ध्यान दें, दोनों का नक्षत्र कृत्तिका ही है, यानी एक ही है, परंतु दोनों की राशियां भिन्न भिन्न है, इसलिए नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। यह मूल सूत्र ध्यान में रखें कि वर और वधू की अलग अलग राशि और अलग अलग नक्षत्र होने पर ही नाड़ी दोष होता है। एक ही राशि और भिन्न नक्षत्रों में जन्म होने पर नाड़ी दोष प्रभावहीन हो जाता है। इसी प्रकार अलग अलग राशि और एक नक्षत्र में जन्म होने पर भी नाड़ी दोष प्रभावहीन होगा। हालांकि एक राशि और एक नक्षत्र होने पर भिन्न नक्षत्र चरणों की स्थिति में भी कुछ मामलों में और कुछ शर्तों के साथ नाड़ी दोष परिहार माना जाता है, परंतु उस संबंध में विद्वानों में मत भिन्नता है। कुछ लोग यह भी कह देते हैं कि दोनों की एक ही राशि और एक ही नक्षत्र हो तो उस स्थिति में चंद्र नवांश भिन्न हो तो नाड़ी दोष प्रभावहीन हो जाता है, परंतु इसे सभी विद्वान नहीं मानते। केवल नाड़ी दोष के 2 ही परिहार के संबंध में विद्वान एक मत हैं। पहला है एक राशि और भिन्न नक्षत्र हो और दूसरा है एक नक्षत्र हो और भिन्न राशियां हो, तो इन स्थितियों में नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। इस तरह हमने मेलापक के 8 कूटों को जान लिया, परंतु इनकी अलग अलग कैलकुलेशन करना मुश्किल होता है, इसलिए पुस्तकों और पंचांगों में रेडीमेड मैच मेकिंग टेबल दी जाती है जिसमें न केवल प्राप्त हो रहे गुणों का टोटल मिलता है, पर यह भी बताया जाता है कि उसमें कौन सा दोष विद्यमान है। यहां एक ऐसी ही टेबल स्क्रीन पर दिखाई गई है जिसमें ऊपर वर की राशि
और नक्षत्र दिए गए हैं, तो बाईं ओर प्रथम कॉलम में वधू की राशियां और नक्षत्र दिए गए हैं। वर जिस राशि और नक्षत्र का है उसकी सीध में वधू की राशि और नक्षत्र तक देखें। दोनों मिलान बिंदुओं पर जो अंक आता है वह अष्टकूट मिलापन में प्राप्त गुण है। उसी कोष्टक में गुणों के अतिरिक्त नीचे अंक और चिन्ह दिए गए हैं जो दोष के संबंध में संकेत करते हैं, जिनके बारे में टेबल में नीचे बताया गया है। मान लीजिए मकर राशि और श्रवण नक्षत्र का वर है और वधू की राशि सिंह और नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है, तो दोनों के बीच 18.5 गुण मिल रहे हैं। तालिका में खड़ी पाई का चिन्ह 0.25 को दर्शाता है और 2 खड़ी पाई का मतलब है 0.5 यानी आधा। स्क्रीन पर इस मिलान को टेबल में पीले रंग से हाईलाइट किया हुआ है। जहां 18.5 लिखा हुआ है उसके ठीक नीचे अंक 6 भी लिखा हुआ है, जो भकूट दोष में षष्ठक दोष होना बता रहा है। वैसे आजकल सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन वेबसाइटों के माध्यम से भी हम इसे देख सकते हैं। यहाँ वर और वधू के मिलापक को पाराशर लाइट सॉफ्टवेयर के आधार पर दिखाया गया। ऊपर दोनों की जन्म कुंडलियां हैं। वर का जन्म 12 नवंबर 1983 के 12:25 बजे और वधू का जन्म 15 दिसंबर 1984 को 11:55 बजे हुआ है। वर का नक्षत्र श्रवण और राशि मकर है तथा वधू का नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी और राशि सिंह है। यह वही उदाहरण है जिसका हमने अभी टेबल में गुण मिलान देखा था। दोनों की कुंडलियों के नीचे गुण मिलान तालिका दे रखी है जिसमें 8 कूटों का सार संक्षेप में मिलान दिया गया है। मकर राशि के चलते पति का वर्ण वैश्य और सिंह राशि में पत्नी का वर्ण क्षत्रिय है। क्योंकि पत्नी का वर्ण श्रेष्ठ है इसलिए वर्ण में प्राप्त गुण 0 है। अब आते हैं वश्य पर। वर का चंद्रमा मकर राशि में 15 अंश से अधिक है यानी उत्तरार्ध में। मकर का उत्तरार्ध जलचर होता है। वधू की सिंह राशि वंचर है। जलचर और वंचर होने से 2 में से 1 गुण प्राप्त हुआ। तीसरा कूट है तारा। श्रवण नक्षत्र से वधू के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी तक गिनने पर 17वां नक्षत्र आता है जो मैत्र हुआ। दूसरी ओर पूर्वा फाल्गुनी से श्रवण तक काउंट करने पर 12वां नक्षत्र है जिसकी तारा विपत हुई। मैत्र तारा शुभ है तो विपत तारा अशुभ है। इस तरह तारा के लिए निर्धारित 3 गुणों में से आधे गुण यानी 1.5 प्राप्त हुए। चौथा कूट है योनि कूट। श्रवण नक्षत्र की योनि वानर और पूर्वा फाल्गुनी की मूषक होती है। वानर और मूषक योनि होने पर 2 में से 1 गुण प्राप्त हुआ। 5वां कूट है ग्रह मैत्री। वर की राशि मकर का स्वामी शनि और वधू की राशि सिंह का स्वामी सूर्य है। दोनों परस्पर शत्रु हैं इसलिए ग्रह मैत्री में कोई भी गुण नहीं मिलेगा। इस तरह ग्रह मैत्री दोष विद्यमान है। ये तो हुए 5 सामान्य कूट। अब आते हैं महाकूटों पर। छठा कूट है गण जो कि महाकूट माना जाता है यानी इसका दोष विद्यमान होने पर विवाह नहीं होगा। वर के नक्षत्र श्रवण का गण देव है और वधू के नक्षत्र पूफा का गण मनुष्य है। देव और मनुष्य गण में पूर्ण यानी 6 गुण प्राप्त होंगे। 7वां कूट है भकूट जो कि राशि पर आधारित है। वर की राशि मकर से वधू की राशि सिंह 8वीं है। इस तरह षष्ठक दोष है जो कि महादोष है। अब आते हैं नाड़ी दोष पर। श्रवण नक्षत्र की नाड़ी अंत्य है और वधू के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी की नाड़ी मध्य है। क्योंकि दोनों की अलग अलग नाड़ियां हैं अतः नाड़ी मिलान हो रहा है। इससे नाड़ी कूट में 8 गुण प्राप्त हो रहे हैं। इन सभी कूटों से प्राप्त गुणों का टोटल कर लें तो 18.5 गुण प्राप्त होते हैं जिन्हें टेबल में नीचे दर्शाया गया है। गुण की दृष्टि से देखें तो कुल 36 गुणों में से आधे से अधिक होने के कारण विवाह किया जा सकता है, परंतु यहां भकूट महादोष विद्यमान है इसलिए अष्टकूट मिलान के अंतर्गत विवाह न करने की ही सलाह दी जाएगी।
इस टेबल में अंतिम कॉलम में वैवाहिक जीवन पर प्रभाव बताते हुए प्रत्येक कूट के परिणाम बताए गए हैं। हालांकि इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद हैं, एक मत नहीं है। फिर भी मुख्य रूप से देखें तो वर्णकूट कार्य क्षमता को दर्शाता है। वर्णकूट कार्य क्षमता को दर्शाता है। वश्यकूट वर और वधु में किसकी प्रधानता रहेगी, यानी कौन डोमिनेंट रहेगा, कौन किसके वश में रहेगा, यह दर्शाता है। तारा के अंतर्गत देखा जाता है कि वर के लिए वधु कितनी भाग्यशाली है और वधु के लिए वर कितना भाग्यशाली है। योनिकूट के अंतर्गत वर और वधु की मानसिकता का आकलन होता है। ग्रह मैत्री के अंतर्गत दोनों के मध्य सामंजस्य या समन्वय देखा जाता है। गणकूट में वर और वधु के गुणों की, लक्षणों की जानकारी मिलती है और किसके गुण प्रधान होंगे यह देखा जाता है। भकूट परस्पर प्रेम को दर्शाता है, तो वहीं नाड़ी दोष स्वास्थ्य के संबंध में बताता है। कुछ विद्वान नाड़ी कूट के आधार पर संतान सुख को भी देखते हैं। एक नाड़ी होने पर संतति से संबंधित समस्याएं होने की बात की जाती है। कई बार ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जिनमें वर और वधु का जन्म विवरण नहीं होता। उस स्थिति में नामों के आधार पर अष्टकूट मिलान किया जाता है। प्रथम नामाक्षर से नक्षत्र, उसका चरण और राशि ज्ञात की जाती है और उसके बाद दोनों की राशि और नक्षत्र से मिलान किया जाता है। कई बार ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है जिसमें वर वधु में से एक का जन्म विवरण मालूम है और दूसरे का नहीं। ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र का स्पष्ट नियम है कि दोनों के ही नामाक्षर से मिलान करना चाहिए। नाम के आधार पर मिलान के लिए पंचांग और पुस्तकों में दी गई गुण मिलान तालिका उपयुक्त है। इसमें नक्षत्र और राशियों के साथ नामाक्षर भी दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए वर का नाम है हिमांक और वधु का नाम है उपासना। स्क्रीन पर टेबल में देखें, हिमांक का प्रथम वर्ण ही कर्क राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में है तथा वधु उपासना का प्रथमाक्षर उ वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में है। दोनों का मिलान करें तो 22 गुण मिलते हैं और कोई भी दोष नहीं है। जब तीनों महाकूटों में से किसी भी कूट में दोष ना हो तो उस स्थिति को निर्दोष कहते हैं। इस तरह हिमांक और उपासना के अष्टकूट मिलान में 22 गुण निर्दोष मिल रहे हैं। अष्टकूट गुण मिलान में 18 या 18 से कम गुण मिलना शुभ नहीं माना जाता। 18.5 से 21 तक औसत गुण मिलान माना जाता है। 21 से 26 तक श्रेष्ठ गुण मिलान कहते हैं और 26 से अधिक हो तो वह अति उत्तम गुण मिलान कहा जाता है। अष्टकूट गुण मिलान का प्रचलन उत्तर भारत में है। दक्षिण भारत का जहां तक प्रश्न है तो वहां 10 कूट मिलान करने का प्रचलन है। अष्टकूट और 10 कूट के अलावा भी कई ऐसे कूट हैं जिनका भी मिलान किया जाता है। अष्टकूटों के अलावा वर्गकूट, युंजाकूट, हंसकूट, नक्षत्र का पूर्व और पर आदि का भी प्रचलन है। इसी तरह 10 कूटों के अलावा लिंग, गोत्र और वर्णकूट का भी प्रचलन है। इन अष्टकूट और 10 कूटों के अलावा भी ऐसे कूट भी हैं जो पहले प्रचलित रहे थे परंतु अब नहीं। आपको बता दें कि अष्टकूट, 10 कूट और प्रचलित अन्य कूटों के साथ साथ अप्रचलित कूटों आदि का अध्ययन भारतीय ज्योतिष और वैदिक विज्ञान संस्थान यानी IIBSC के 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में विस्तार पूर्वक करवाया जाता है। पाठ्यक्रम के ब्रोशर और एप्लीकेशन आदि का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको एक बार ब्रोशर देखना चाहिए। अब आते हैं अपने मूल विषय पर। अष्टकूट गुण मिलान के बाद वैवाहिक मिलापन का दूसरा चरण है मंगल दोष मिलान। जैसा कि पिछली क्लास में बताया गया था कि जन्मपत्रिका में लग्न से प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में मंगल स्थित हो तो मंगल दोष होता है। ग्रंथों में मंगल दोष का फल जीवन साथी का नाश बताया गया है, परंतु आधुनिक समय में मंगल दोष के प्रभाव से विवाह में विलंब, दाम्पत्य जीवन में तनाव, विवाह पार्थक यानी कि तलाक
और जीवन साथी की आयु एवं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव दिखाई देता है। सामान्यतः लग्न से ही मंगल दोष देखा जाता है, परंतु चंद्रमा से भी देखने का प्रचलन है। चंद्रमा से पहले चौथे सातवें आठवें या 12वें भाव में यदि मंगल स्थित हो तो वह चंद्रमा से मंगल दोष बनता है। मंगल दोष को मांगलिक योग, मंगली दोष, कुछ दोष आदि नामों से भी जाना जाता है। जिस जातक की जन्मपत्रिका में मंगल दोष का निर्माण हो रहा हो तो उस जातक को मंगली या मांगलिक कहा जाता है। यदि लग्न और चंद्रमा दोनों से ही मंगल दोष बन रहा हो तो उस स्थिति को डबल मंगली कहते हैं। मंगल दोष के संदर्भ में 3 प्रकार की परिस्थितियां हो सकती हैं, यानी मंगल दोष के मिलान के समय 3 प्रकार की परिस्थितियां हो सकती हैं। पहली परिस्थिति में वर और वधु दोनों ही मंगली ना हो, यानी दोनों की कुंडलियों में मंगल पहले चौथे सातवें आठवें या 12वें भाव में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दोनों का विवाह किया जा सकता है। दूसरी परिस्थिति कहती है कि वर और वधु दोनों ही मंगली हो, तो यह स्थिति मंगल दोष के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है, जिसमें दोनों मंगली होने पर मंगल दोष का मिलान हो जाता है। सिद्धांत यह है कि मंगल दोष युक्त जातक का विवाह मंगल दोष युक्त जातिका से ही करना चाहिए। ऐसी स्थिति में मंगल दोष के जो फल हैं वे एक दूसरे से क्लैश होकर समाप्त हो जाते हैं। तीसरी परिस्थिति में वर और वधु में से कोई एक मंगली होता है और दूसरा मंगली नहीं होता, तो उस स्थिति में ज्योतिष के सिद्धांत विचारणीय होते हैं। इसमें ही मंगल दोष मिलान के विशेष नियमों को लागू करना होता है। इस संबंध में जो नियम है उन्हें मुख्य रूप से 4 नियम वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला नियम कहता है कि वर या वधु में से कोई एक लग्न से मंगली हो और दूसरा चंद्रमा से मंगली हो, यानी पहला लग्न से मंगली है और दूसरा चंद्रमा से मंगली है, तो उन दोनों का मंगल दोष मिलान हो जाता है। यानी एक की जन्मपत्रिका में मंगल लग्न से 1 4 7 8 या 12वें भाव में है और दूसरे की जन्मपत्रिका में मंगल चंद्रमा से 1 4 7 8 या 12वें भाव में है, तो उन दोनों को मंगली मानते हुए मंगल दोष मिलान मान लिया जाता है। दूसरे नियम के अनुसार वर या वधु में से कोई एक मंगली हो और दूसरे की जन्मपत्रिका में मंगल दोषोक्त भावों में शनि हो तो मंगल दोष मिलान हो जाता है। यानी एक मंगल से मंगली है और दूसरा शनि के चलते मंगल दोष जैसे अशुभ प्रभाव रखता है, तो मंगल दोष मिलान मान लेना चाहिए। या मंगल दोषोक्त भावों में शनि को मंगल के समान मंगल दोष जैसे फल देने वाला माना गया है। मंगल दोष मिलान के विशेष नियमों में से तीसरा नियम कहता है कि वर या वधु में से कोई एक मंगली हो। ध्यान से सुने, वर या वधु में से कोई एक मंगली हो और दूसरे की जन्मपत्रिका में त्रिषणाय भावों यानी 3 6 11वें भाव में पाप ग्रह स्थित हो तो भी मंगल दोष मिलान मान लिया जाता है। लग्न से तीसरे छठे और 11वें भाव में सूर्य मंगल शनि राहु या केतु हो तो मंगल दोष मिलान मान लिया जाता है। यह भी माना जाता है कि एक के मंगली होने पर दूसरे की जन्मपत्रिका में यदि मंगल दोषोक्त भावों में कोई भी पाप ग्रह हो तो मंगल दोष मिलान मान लिया जाता है। इन 4 नियमों के अलावा कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें मंगल दोष को निष्प्रभावी मान लिया जाता है, यानी जिस जातक की जन्मपत्रिका में मंगल दोष है वह मंगल दोष प्रभावहीन हो जाता है। इन परिस्थितियों को भी मोटे तौर पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है, विभिन्न भावों में बन रहे मंगल दोष किसी राशि विशेष में हो तो ऐसा मंगल दोष प्रभावहीन हो जाता है। पहले भाव में मंगल यदि मेष राशि में हो तो मंगल दोष निष्प्रभावी होगा, यानी प्रथम भाव में मंगल होने से मंगल दोष तो बन रहा है परंतु वह मेष राशि में होने के कारण निष्प्रभावी हो जाएगा। इसी प्रकार चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में, सप्तम भाव में मकर राशि में, अष्टम भाव में कर्क राशि में और द्वादश भाव में धनु राशि का मंगल हो तो मंगल दोष प्रभावहीन हो जाता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि
मंगल दोष निरस्त हो जाता है। मंगल दोष को निरस्त करने वाली परिस्थितियों में दूसरी परिस्थिति है कि यदि मंगल अपनी नीच या उच्च राशि में स्थित हो तो मंगल दोष का प्रभाव शून्य हो जाता है। यानी नीच राशि में होकर वह अत्यधिक निर्बल हो जाता है और उच्च राशि में वह बली हो जाता है। दोनों ही परिस्थितियों में मंगल दोषोक्त फल नहीं मिलते। मंगल दोष को प्रभावित करने वाली तीसरी परिस्थिति है कि यदि मंगल दोष का निर्माण हो रहा हो और मंगल के साथ गुरु शुक्र अथवा राहु स्थित हो तो ऐसा मंगल दोष निष्प्रभावी होता है। दूसरे शब्दों में गुरु शुक्र या राहु से युक्त होकर मंगल यदि मंगल दोष बनाता है तो वह निरस्त हो जाता है। इस प्रकार वर और वधु में मंगल दोष का मिलान किया जा सकता है। अब पूर्वोक्त उदाहरण में मंगल दोष मिलान करके आपको दिखाते हैं। वर और वधु की कुंडलियां देखिए। वर की कुंडली में लग्न और चंद्रमा दोनों से ही मंगल नवम भावस्थ है, इसलिए वर मंगली नहीं है। जहां तक वधु की जन्मपत्रिका का प्रश्न है तो उसमें मंगल लग्न से द्वादश भावस्थ है। ऐसी स्थिति में वधु की जन्मपत्रिका में मंगल दोष का निर्माण हो रहा है। हालांकि चंद्रमा से मंगल षष्ठ भावस्थ है, परंतु लग्न से द्वादश भावस्थ होने के कारण वह मंगली है। यहां ध्यान दें कि मंगल शुक्र के साथ युति बना रहा है। इसके अलावा मंगल अपनी उच्च राशि मकर में स्थित है। इस तरह मंगल दोष का प्रभाव कम हो रहा है। वर की कुंडली देखें तो त्रिषणाय भाव एकादश में पाप ग्रह केतु की उपस्थिति है। ऐसी स्थिति में मंगल दोष परिहार सहित मिलान हो जाता है। हमारे IABSC के 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में मंगल दोष की विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। शास्त्रीय और प्रचलित परिहार वाक्यों के आधार पर उन परिस्थितियों को विस्तार पूर्वक देखा गया है जिनमें मंगल दोष प्रभावहीन होता है। मंगल दोष का लग्नानुसार भी अध्ययन किया गया है। टेबल में परिहार वाक्यों के आधार पर प्रत्येक संभावित स्थिति को दर्शाया है और उसके निरस्त होने की स्थितियां भी देखी हैं। विवाह मेलापन में मंगल दोष का मिलान अवश्य करना चाहिए, इसे कभी भी इग्नोर ना करें। विशेष रूप से वर की कुंडली में चतुर्थ या सप्तम में मंगल हो और वधु की कुंडली में अष्टम में मंगल हो तब इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। यानी आप यदि वर पक्ष के एस्ट्रोलॉजर हैं और उसकी जन्मपत्रिका में चतुर्थ या सप्तम में मंगल हो तो मंगल दोष मिलान विशेष रूप से करना चाहिए। इसी प्रकार यदि वधु पक्ष के एस्ट्रोलॉजर हैं और वधु की जन्मपत्रिका में अष्टम भाव में मंगल होने के कारण मंगल दोष बन रहा है तो ऐसी स्थिति में विशेष मिलान करने की आवश्यकता है। अब आते हैं मिलापन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण पर, वह है कुंडली मिलान। कभी आपने विचार किया है कि जब वर और वधु के विवाह के ठीक पूर्व मेलापन का अवसर होता है तब अधिकतर गुण मिलान करके और अधिक से अधिक मंगल दोष देखकर इतिश्री कर लेते हैं और विवाह की अनुमति दे दी जाती है। दूसरी ओर दाम्पत्य जीवन संबंधी समस्याओं को लेकर यदि कोई कपल एस्ट्रोलॉजर के पास आता है तब उनकी जन्मपत्रिकाओं को देखकर वैवाहिक सुख में कमी आदि के योगों की चर्चा की जाती है। मेलापन में उनको पूरी तरह से नकारा जाता है और केवल गुणों के आधार पर विवाह करने का परामर्श दे दिया जाता है। आप जरा सोचें, जातक या जातिका को वैवाहिक सुख उसकी जन्मपत्रिका से ही मिलना है, इसलिए विवाह से पूर्व भी उन्हें देखा जाना जरूरी है। यही है कुंडली मिलान का यह चरण। इसमें वर और वधु की जन्मपत्रिकाओं का 5 आधारों पर विश्लेषण करते हैं और उसके साथ मेलापन करते हैं। पहला है वर और वधु का स्वभाव और आपसी सामंजस्य की स्थिति। इसमें देखना यह चाहिए कि आपके पक्ष या क्लाइंट की जन्मपत्रिका में जैसा स्वभाव प्रतीत हो रहा है उसके अनुरूप या उसकी कमियों को दूर करता हुआ उसके जीवन साथी का स्वभाव होना चाहिए। मान लीजिए आपका क्लाइंट वधु पक्ष है जिसकी जन्मपत्रिका में लग्न और लग्नेश दोनों ही पाप ग्रह से प्रभावित हैं। ऐसी स्थिति में जातिका उग्र स्वभाव की हो सकती है और उसमें सामंजस्य की क्षमता कम हो सकती है। इसके लिए सौम्य स्वभाव और अच्छी सामंजस्य क्षमता वाला वर होगा, तभी उनका दाम्पत्य जीवन औसत सुखमय रह सकता है। अब हमारे उदाहरण पर आए। वर की जन्मपत्रिका में लग्न में चंद्रमा स्थित है और उस पर राहु का दृष्टि प्रभाव है।
लग्नेश शनि दशम भाव में उच्च राशि स्थित है और सूर्य के साथ स्थित है। इस प्रकार वर में सामंजस्य की क्षमता औसत कही जा सकती है। जहां तक वधु की जन्मपत्रिका में लग्न और लग्नेश का प्रश्न है तो उसमें लग्न पर चंद्रमा का प्रभाव है, तो वहीं लग्नेश शनि नवम भाव में उच्च राशिस्थ है। दोनों का लग्नेश समान होने के कारण आपसी सामंजस्य बेहतर रहना चाहिए। वधु की सामंजस्य क्षमता औसत से अधिक कही जा सकती है। कुंडली मिलान का दूसरा पहलू है वैवाहिक सुख संबंधी ग्रह स्थितियों का मिलान। वर की जन्मपत्रिका देखिए, सप्तम भाव पर चंद्रमा, गुरु, शनि और केतु का प्रभाव है। सप्तमेश लग्न में स्थित है, साथ ही वधु कारक शुक्र मंगल के साथ युक्त है। इस प्रकार वर की जन्मपत्रिका में वैवाहिक सुख औसत से कम कहा जा सकता है। अब वधु की जन्मपत्रिका देखें, उसमें सप्तम भाव में चंद्रमा स्थित है और उस पर गुरु का दृष्टि प्रभाव है। सप्तमेश सूर्य मूल संज्ञक नक्षत्र ज्येष्ठा में राहु केतु के प्रभाव में है। पति कारक गुरु एकादश भाव में स्वराशि का है और शनि के दृष्टि प्रभाव में है तथा सप्तम पर अपनी नवम दृष्टि डाल रहा है। इस प्रकार वधु की जन्मपत्रिका में भी वैवाहिक सुख औसत से कुछ कम कहा जा सकता है। दाम्पत्य सुख का मूल आधार संतान सुख भी होता है। दोनों की जन्मपत्रिका में इसी तरह संतान सुख देखा जाता है। यहां दी गए उदाहरण में वर और वधु दोनों की जन्मपत्रिका में संतति सुख में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि दोनों में ही गुरु का दृष्टि प्रभाव भी है, फिर भी संतति सुख में कमी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा जाना चाहिए कि दोनों की जन्मपत्रिका में स्वास्थ्य या रोगों से संबंधित कोई बड़ी समस्या तो दिखाई नहीं दे रही है। आयु आदि का भी विचार करना चाहिए, साथ ही करियर भी देखा जाना चाहिए। इन सब के अतिरिक्त आगामी 1.5-2 वर्षों की दशाओं का भी वैवाहिक सुख की दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए। यह देखा गया है कि अधिकतर मामलों में आरंभ के वर्षों में ही असामंजस्य की समस्या आती है और यदि उस दौरान दशाएं अनुकूल ना हो तो छोटी छोटी समस्याएं बड़ी बन जाती हैं तथा परिस्थिति तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए दशाओं का अध्ययन विंशोत्तरी अंतरदशा और प्रत्यंतर दशाओं के आधार पर अवश्य करना चाहिए। वस्तुतः विवाह मेलापन में गुण मिलान और मंगल दोष मिलान को मात्र 20-30% ही वेटेज देना चाहिए। उनकी कुंडलियों का अध्ययन और आपसी मिलान को 70-80% वेटेज देना चाहिए। आपसी मिलान में यह देखा जाता है कि एक की कमियों को दूसरे की जन्मपत्रिका पूरी कर रही है या नहीं। तो यह हुई 3 चरणों में मेलापन की संपूर्ण प्रक्रिया। वस्तुतः एक ही क्लास में मेलापन जैसे विषय को समेटना दुष्कर ही है। आपको यह आश्चर्य होगा कि भारतीय ज्योतिष एवं वैदिक विज्ञान संस्थान के 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में मेलापक को महत्वपूर्ण मानते हुए इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। एक और जहां मेलापक पर पृथक से 208 पृष्ठों की अध्ययन सामग्री है, तो वहीं इसे 10 क्लासों में विस्तार से और उदाहरणों के साथ समझाया है। हमने संपूर्ण कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि ज्योतिष की प्रैक्टिस करने पर किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आए। ज्योतिष में किताबों की तो भरमार है, परंतु वे सैद्धांतिक ही अधिक हैं। उनके आधार पर ज्योतिष की प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। ऐसे ही तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने IIVSC के 1 वर्षीय पाठ्यक्रम को डिजाइन किया है। हर सब्जेक्ट को हमने थोरोली डिस्कस किया है, प्रैक्टिकल उदाहरण दिए हैं और उन सब बिंदुओं को शामिल किया है जो प्रैक्टिस के दौरान आवश्यक होते हैं। अभी आपने देखा कि मेलापक विषय को हम कितना महत्व दे रहे हैं। अपने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में हम रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं इसे भी सिखाते हैं। यानी फलित करते समय क्लाइंट को क्या लिख कर देना चाहिए, उसे किस तरह ड्राफ्ट करना चाहिए। वर और वधु का मेलापन कर रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट किस तरह बनाकर देनी चाहिए, यह सब हम अपने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में सिखाते हैं। IIVSC की साइट का लिंक, पाठ्यक्रम का ब्रोशर और ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया गया है। साथ ही फोन नंबर भी है, उस पर भी बात करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में भी फीस जमा कराने की सुविधा है। हमेशा की तरह आज की क्लास पर आधारित टेस्ट पेपर का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपने पहली क्लासों के टेस्ट पेपर नहीं दिए हैं
तो उन क्लासों को देखकर टेस्ट पेपर देने चाहिए। टेस्ट पेपर में प्राप्त हुए स्कोर के आधार पर हमारे पाठ्यक्रमों में स्कॉलरशिप मिल सकती है। स्कॉलरशिप सीधे ही फीस में एडजस्ट करके दी जाती है। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पहले के वीडियो लिंक दिए गए हैं। पिछली क्लास और आज की क्लास में हमने मैरिज एस्ट्रोलॉजी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को टच करने का प्रयास किया था। अब अगली क्लास में शिक्षा और करियर से संबंधित ज्योतिषीय सिद्धांतों की चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि अध्ययन के विषय और करियर के क्षेत्र के चयन में एस्ट्रोलॉजी किस तरह सहायक होती है और इस संबंध में कैसे प्रेडिक्शन किए जाते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।